हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, अपने आसपास हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो प्रकृति ने हमें उपहार में दी हैं और जिनका प्रयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। संसाधनों का अर्थ व परिभाषा, संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, हम संधारणीय विकास के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, हम एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे, हम भारत में संसाधन नियोजन पर भी चर्चा करेंगे और संसाधनों के संरक्षण का अर्थ समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चित्र देखिए। अपने जूनियर क्लासेस में आपने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा मंडल है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये जल मंडल है। तो जल मंडल से हम क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकते हैं? जल मंडल से हम जल प्राप्त करते हैं। जल का किस किस चीजों में प्रयोग करते हैं? पीने के पानी में, सिंचाई में, और इसका प्रयोग हम जलीय ऊर्जा बनाने में भी करते हैं। ये क्या है? ये बच्चों तेल क्षेत्र है। यहां से हमें खनिज तेल प्राप्त होता है, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, जिसका कि हम परिवहन के साधनों में इस्तेमाल करते हैं। और ये तो वन है। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें। हम पल्प बनाते हैं जिससे कि पेपर बनता है। और ये हो गए हमारे शैल यानी कि रॉक्स। रॉक्स किस लिए काम आते हैं? रॉक्स भवन निर्माण में काम आते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, संगमरमर। ये हमारे खनिज हैं। खनिज को हम खनन प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं। बहुत सारे खनिज होते हैं, धात्विक, अधात्विक, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिनके बारे में इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। और ये क्या है? ये है पशु, जीव जंतु। ये जैव मंडल है। पशु भी हमारे बहुत काम आते हैं। ये जो पशुधन होता है, इससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे दूध, दही, अंडा। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग कृषि कार्यों में भी किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं और इसका प्रयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वह प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। ये स्मिथ और फिलिप्स ने कहा था। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक त्रिभुज है जिसके एक सिरे पर प्रौद्योगिकी है, एक सिरे पर संस्थाएं हैं और इसके शीर्ष पर प्रकृति है। पर बीच में कौन है? इसके केंद्र बिंदु में, इसके केंद्र बिंदु में मानव है। इसका अर्थ है कि मानव इन सभी साधनों को जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के द्वारा उचित प्रयोग करके उन साधनों को संसाधन बनाता है। इसका मतलब हुआ कि मानव का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे कि हमें जल तो दिया है, लेकिन अगर हम जलीय ऊर्जा, अगर हम डैम्स नहीं बनाएंगे तो हमें जलीय ऊर्जा कैसे मिलेगी? हमें वन तो मिले हैं, लेकिन अगर हमें कागज बनाने की विधि पता नहीं होगी तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसी प्रकार से हमारे पास चट्टानें हैं, खनिज हैं, लेकिन अगर हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी नहीं है और उचित तकनीक नहीं है उनको यूज करने का, तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका अर्थ ये हुआ, ना तो पर्यावरण उसी रूप में और ना ही उसके अंग संसाधन है, जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। यानी कि प्रकृति ने हमें दी तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, लेकिन जब तक मानव उसमें प्रौद्योगिकी का और संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वे संसाधन नहीं कहलाते। तो आइए अब हम देखते हैं कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें
तो संसाधनों के दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक का अर्थ हुआ जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, जैसे कि भूमि यानी कि लैंड, भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और मृदा, भूमि हमारे जीवन का आधार है, भूमि के ऊपर ही मृदा पाई जाती है, जितने भी मानव जीवन के कार्य होते हैं वह भूमि के ऊपर ही आधारित हैं। मानवीय, अब जो मानव है वह भी एक संसाधन है। अब भाई आप कहेंगे मानव कैसे संसाधन है, जैसे कि मानव ही तो होता है जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर होता है, टीचर होता है, एडवोकेट होता है, तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं वो देश के आर्थिक विकास में बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब मानव की ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो मानवीय संसाधन में गिनी जाती हैं? मानव की संरचना, मानव की संरचना यानी कि कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम देखते हैं कि महिलाओं का अनुपात कितना है, पुरुषों का अनुपात कितना है, किस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। जैसे कि कहते हैं ना, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन यंग होगी तो क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि अगर पॉपुलेशन यंग होगी तो वह अधिक हेल्दी होगी। और क्या इससे लाभ मिलेगा? इससे हमें, जैसे कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं और 58 वर्ष की आयु के अधिक लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको नॉन इनकम ग्रुप में जोड़ा जाता है। तो ये सारे जो युवा हैं ये इनकम भी बढ़ाते हैं देश की। तो इस प्रकार से ये मानवीय संसाधन हुए। जो हमारे देश में संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं जैसे कि हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब संस्थाएं ये भी मानव की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, क्योंकि हम यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात आती है गुणवत्ता की, यानी कि क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे पता चलेगी पॉपुलेशन की, कि ये अच्छी पॉपुलेशन है या खराब पॉपुलेशन है, या देश के विकास में सहायक है या देश के विकास में बाधक है? तो बच्चों, गुणवत्ता का पता चलता है कि पॉपुलेशन का एजुकेशन लेवल क्या है, साक्षरता दर वहाँ की क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता है, और पॉपुलेशन का की हेल्थ कैसी है। तो ये सारी चीजें मिला के पॉपुलेशन की गुणवत्ता पता चलती है। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें जीवन हो, वन आ गए, प्राणी जात, मछलियां, मरीन ऑर्गेनिजम्स, पशुधन और मनुष्य भी। अब अजैव संसाधन क्या होते हैं? अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, चट्टान, धातुएं, लेकिन ये सब भी हमारे लिए बहुत अधिक आर्थिक महत्व रखती हैं। समाप्यता के आधार पर, यानी क्या वह संसाधन आने वाले वर्षों में समाप्त हो जाएगा या हम किसी तकनीक का इस्तेमाल करके उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। उसके आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनको हम तकनीक के सहायता से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। हम ये सारे किन चीजों से बनाते हैं? जल से हम जल ऊर्जा बनाते हैं, पवन से हम पवन ऊर्जा बनाते हैं। तो जो सूरज है, पवन है, जल है, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या क्या है? जो हमारे खनिज हैं और जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया। अब खनिज जो है ये तो क्या है भाई, इसके तो जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है, ये आने वाले इतने सालों में खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम आजकल बात करते हैं ना, कहते हैं ना कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत यूज करने चाहिए, हमें सौर ऊर्जा पे अधिक बल देना चाहिए, पवन ऊर्जा पे, जल ऊर्जा पे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब तो गांव-गांव, शहर-शहर सोलर लाइट, सोलर पैनल्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। तो ये इसी वजह से किया गया है, जिससे कि हम अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल कम करें और नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल अधिक करें। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत यानी कि जो हमारा पर्सनल है, जैसे हमारा कोई घर है, प्लॉट है, हमारा खेत है, कोई बाग है, वो हमारा
व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक यानी जो हमारी सोसाइटी के, जो हमारे समुदाय के सब लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि पार्क, तालाब और खेल का मैदान हो गया। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या हुए? सड़कें, रेल लाइन, नहर, वन, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन है। और जैसे मान लीजिए ये भारत का समुद्र तटीय इलाका है, यहां से ये जो 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है, यहां तक ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। हमारे भारत देश इसका प्रयोग कर सकता है। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं, वह महासागरीय जल जो कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से के बाद जो एरिया होता है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय रूप से यूज कर सकते हैं। मतलब वो किसी देश का व्यक्तिगत नहीं होता है, पर उसके लिए, उसको यूज करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सब से परमिशन लेनी पड़ती है। अब अगर हम विकास के दृष्टिकोण से बात करें तो हमारे संसाधन होते हैं संभावी। संभावी जैसे नाम से स्पष्ट है कि अभी इसमें विकास की संभावना है, अभी हमने इसमें विकास किया नहीं है। जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा है, अभी हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं हो पाई है, पर आने वाले वर्षों में हम निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे। विकसित की यदि बात करें तो विकसित संसाधन वे हैं जो सर्वेक्षित हो चुके हैं, उनका सर्वे किया जा चुका है, निर्धारण हो चुका है कि भाई इतने टन लोहा या इतने टन कोयला हमारे पास है और ये लगभग इतने साल चलेगा। उसके बाद संचित संसाधन, संचित में आ गया भंडार, और इसका हम अभी सीमित प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमारे पास है लेकिन अभी हम इसका प्रयोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ तकनीक का भी अभाव है और अभी हमें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हम इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, विकास के आधार पर संभावी, विकसित, संचित व भंडार। बच्चों, आप पिछले कुछ वर्षों से ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है, मृदा दूषित हो रही है, भूमि दूषित हो रही है, वायु दूषित हो रही है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? जी हाँ, ये सारी चीजें प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में कि जो मानव विकास कर रहा है, मानव के विकास की वजह से क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम में एक मीटिंग हुई जिसमें इस विषय पर सबसे पहले बात की गई कि कैसे हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें। उसके बाद 1974 में E.F. शमाकर ने एक किताब लिखी, उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल में उन्होंने छोटी छोटी ऐसी बातें लिखी थी जो हम कर सकते हैं अपनी प्रकृति को बचाने के लिए। अब अगर हम अपनी दिनचर्या में देखें तो हम सुबह जब उठते हैं और जब हम ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत पानी वेस्ट करते हैं। इसी तरह से जब हम कहीं जाते हैं, अगर कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, हम रुकते हैं चौराहे पे, तो हम अपनी गाड़ी का इंजन खुला रखते हैं। इससे क्या होता है? बहुत अधिक फ्यूल वेस्ट होता है। आप ये सोचिए, अगर दुनिया के सभी लोग इतना फ्यूल वेस्ट करेंगे या जल वेस्ट करेंगे तो प्रतिदिन पूरी दुनिया में कितना पानी वेस्ट होता होगा। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर हम इतना फ्यूल और इतनी रिसोर्सेज को अभी इस तरह से वेस्ट करेंगे तो क्या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इनका यूज कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। उसके बाद ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई वर्ष 1987 में, जिसकी अध्यक्ष थी ग्रो हरलिम ब्रंटलैंड। ये नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री थी। इस रिपोर्ट के बारे में टाइम मैगजीन ने कमेंट किया था, द रिपोर्ट वॉज सो ब्लंट एंड सोबरिंग दैट इट फोर्स द इशू ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द इंटरनेशनल एजेंडा। अब इन्होंने क्या कहा, ग्रो हरलिम ब्रंटलैंड ने, कि भाई ये जो मुद्दा है प्रकृति के संरक्षण का, अपने पर्यावरण को बचाने का, ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ये हम सबकी क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि विश्व के जितने देश हैं, हमें ये हम सबका उत्तरदायित्व है
और इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। और क्या बनाना पड़ेगा? एक इंटरनेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा, एक अंतरराष्ट्रीय एजेंडा बनाना पड़ेगा, यानी विश्व के सारे देश मिलें, बैठें, बात करें कि हम कैसे अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। इसी के क्रम में 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी कि अर्थ समिट हुई, जिसमें इन सारे टॉपिक्स पे विस्तार से चर्चा करी गई कि किस प्रकार से हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, किस प्रकार से बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना है। और जिस गति से हम विकास कर रहे हैं और अंधाधुंध विकास कर रहे हैं पर हम प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सारी बातें हमने रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में करी, जो कि ब्राजील में हुआ था। उसी सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया। अभी आगे हम एजेंडा 21 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 1957 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के बारे में बात की गई। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, जो भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपने विज्ञान में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पढ़ा है ना। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बढ़ा देती हैं। इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो जब समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो जो कोस्टल इलाके हैं तो वो क्या होंगे, उनको डूबने का खतरा हो जाएगा। फिर वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में पर्यावरण संरक्षण पर सम्मेलन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में ये सम्मेलन हुआ। इसमें भी प्रकृति के संरक्षण के बारे में नई नई बातें करी गई। बताया गया कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं, हम सभी देशों को मिलकर ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके। और अभी वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरो में फिर से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जारी हुए। अब बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर हम ये मान लें कि ये सारे विकास के आयाम हैं, ये आर्थिक विकास का आयाम है, ये सामाजिक विकास का आयाम है, ये पर्यावरणीय विकास का आयाम है, तो इन तीनों गोलों को यदि हम ओवरलैप कर देते हैं तो जो बीच में जो पोर्शन आता है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि धारणीयता का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस प्रकार से विकास करना है कि हमारा आर्थिक उन्नति भी हो, हमारी सामाजिक उन्नति भी हो और हमारा पर्यावरण भी इससे प्रभावित ना हो, इससे दुष्प्रभावित ना हो। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। धारणीयता क्या होती है? कोई नया या कोई बहुत बड़ा सा, कोई बहुत डिफिकल्ट सा टर्म नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास, संधारणीय विकास, विकास की धारणीयता, इसका ये अर्थ है कि इस प्रकार से हम विकास करें कि हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपभोग कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय पे वे इनका प्रयोग कर ही ना सके, क्योंकि तब तक ये संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो हमें अपना विकास का लक्ष्य कैसा बनाना चाहिए? हमें आर्थिक आयाम भी देखना है, हमें सामाजिक आयाम भी देखना है कि उस विकास से हमारे समाज को भी कोई नुकसान ना हो, अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, हमारे देश का आर्थिक विकास भी हो और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने बात करी कि एजेंडा 21 लागू हुआ अर्थ समिट में, तो ये 4 सेक्शंस में बटा हुआ था। अब इसके सेक्शंस देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिसाइड हुआ। पहला सेक्शन था गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये सामाजिक आयाम था इसका, कि विश्व के सारे देश मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम विश्व के सारे देशों से गरीबी को हटा सकते हैं, वहां स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। सेक्शन 2 में हमने संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात करी, प्रबंधन और विकास, यानी उनको किस तरह से उनका नियोजन करा जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए संसाधनों को यूज करने की कि उनकी कम से कम हानि हो। इसमें हम वन को, पर्यावरण को, जैविक विविधताओं को बचाने के लिए और प्रदूषण को कम करने का हम किस प्रकार से प्रयास करेंगे, ये सारी बातें रखी गई। सेक्शन 3 में हमने प्रमुख समूहों की भूमिका के बारे में बताया कि जैसे एनजीओ की क्या भूमिका होगी। एनजीओ यानी कि जो शैक्षिक संस्थान होते हैं। तो बच्चों ये जो शैक्षिक संस्थान होते हैं
ये स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के लिए बहुत कार्य करते हैं। तो किस प्रकार से हम एनजीओ की मदद लेंगे, किस प्रकार से हम बच्चों और युवाओं की मदद लेंगे। बच्चों, आप लोग अपने स्कूल में इको क्लब बनाया है आपने अपने स्कूल में, आप उसमें हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, पेड़ लगाते हैं। यही उद्देश्य है, क्योंकि बच्चों आपके ऊपर अपने देश के भविष्य का सारा भार है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। महिलाओं की क्या भूमिका होगी, समुदायों की क्या भूमिका होगी और प्रशासन की क्या भूमिका होगी, ये सारी बातें सेक्शन 3 में एजेंडा 21 में बताई गई। उसके बाद सेक्शन 4 में यह बताया गया कि क्रियान्वयन का माध्यम क्या होगा। क्रियान्वयन का माध्यम यानी कैसे हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अपनी बात उन देशों तक पहुंचाएंगे और कैसे इनको वास्तविक रूप से इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। जागरूकता कैसे फैलाएंगे। भाई, जागरूकता बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई चीज हो रही है लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है कि इसका बेनिफिट हमें मिलना है, तो हमारे लिए जागरूकता का प्रसार करना बहुत जरूरी है कि जो भी स्कीम है या जो नई चीज होने वाली है उसका दूसरों तक वो पहुंचे, जनता तक, कि ये कार्यक्रम हमारा लागू होने वाला है। तकनीकी हस्तांतरण, इसका ये अर्थ हुआ कि पहले जो तकनीक हम यूज करते थे, बहुत पुरानी तकनीकें यूज करते थे, तो हमें किस प्रकार से अपनी तकनीकों में, अपनी प्रौद्योगिकी में बदलाव लाना है जिससे कि हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाएं जिससे कि वे सभी राष्ट्रों की मॉनिटरिंग कर सकें, सभी राष्ट्रों को देख सकें और सब उनसे प्रेरणा ले सकें उन संस्थाओं से। अब हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन की। तो बच्चों, भारत में संसाधन नियोजन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो आप लोगों को प्रोग्राम्स करने होंगे। कोई डांस करना चाहता होगा, कोई सिंगिंग करना चाहता होगा, कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट करना चाहता होगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कितने बच्चों को डांस आता है, कितने बच्चों को सिंगिंग आती है, कितने बच्चों को ड्रामा करना आता है? तो ये कैसे पता चलेगा? हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं बच्चों की कि इतने क्लास के ये बच्चे डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, इतने सिंगिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, राज्यों में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनकी पहचान करके उनकी एक एनलिस्टिंग करते हैं, उनकी एक तालिका बनाते हैं। हम सर्वेक्षण करते हैं, मानचित्रण करते हैं, अनुमान और मापन करते हैं। यानी जो जो ऐसे संसाधन हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जैसे खनिज हैं कि कितना हमारे पास रिजर्व्स उपलब्ध हैं, हम इनका मापन करते हैं। उसके बाद आई बात चरण 2 की। चरण 2 में प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करते हैं। अब भाई आपने लिस्ट बना ली कि इतने बच्चे डांस करेंगे, इतने बच्चे सिंगिंग करेंगे, इतने बच्चे ड्रामा करेंगे, तो फिर अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा? अब आपको ये जरूरत होगी कि हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कॉस्ट्यूम चाहिए है, आपको म्यूजिक चाहिए, आपको अपना म्यूजिक बैंड बनाना है। तो ये ठीक उसी तरह से हो गया कि आपके पास कोई स्किल है, अब उस स्किल को आपको शो करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से गवर्नमेंट करती है कि उसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, कौन सा कौशल इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी जो इसके लिए कार्य करेंगी उस संसाधन को यूज करने के लिए, और उसका एक नियोजन का, उसकी प्लानिंग का एक ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे कि बच्चों आपने किया था कि अब आपका सब कुछ रेडी हो गया, आपका प्रोग्राम भी रेडी हो गया, अब आप अपनी क्लास टीचर को बताएंगे, फिर आपकी क्लास टीचर आपका प्रोग्राम आपकी प्रिंसिपल मैम तक लेकर जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा, फिर एक तरह से वो समन्वय बिठाया जाएगा। तो आपकी जो क्लास टीचर होंगी वो आपके और आपके प्रिंसिपल के मध्य एक समन्वय स्थापित करेंगी। तो इसी तरीके से होता है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी स्टेट लेवल की जो संसाधन विकास योजनाएं हैं और जो नेशनल लेवल की संसाधन विकास योजनाएं, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। और हमारे भारत में कई सारी संस्थाएं हैं जो इस विषय में काम करती हैं, जैसे कि नीति आयोग है, इसके बारे में आप सर्च करिएगा, ये आपके जूनियर क्लासेस की किताबों में दिया है। जिला ग्रामीण विकास संस्थान है। पंचवर्षीय योजनाएं पहले होती थी हमारे देश में, और कई कार्यक्रम भी चलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। उनमें से एक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। इन सारे टर्म्स के बारे में आप सर्च करिएगा।
अब बात आती है संसाधनों के संरक्षण की। तो बच्चों, संसाधनों का संरक्षण यानी बचाव क्यों जरूरी है? अभी हमने बात करी कि संसाधन जो है वो लिमिटेड हैं, संसाधन सीमित हैं। यदि हम इनका इसी गति से प्रयोग करते रहेंगे तो ये खर्च हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे ये संसाधन है, भूमि है, वनस्पति है, खनिज है, मृदा है, जल है, इनका योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा और अपनी तकनीकों में सुधार करना पड़ेगा जिससे कि संसाधनों का नुकसान ना हो। और हमें वैकल्पिक साधन भी तलाशने होंगे। वैकल्पिक साधन जैसे कि पेट्रोल की जगह हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करें। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्राकृतिक संतुलन और पृथ्वी का संरक्षण होगा, और यही हमारे विकास का वास्तविक उद्देश्य भी है। तो इस पाठ में हमने संसाधनों का अर्थ और परिभाषा पढ़ी, हमने संसाधनों के प्रकार भी जाने, हमने संधारणीय विकास के बारे में पढ़ा, संसाधन का नियोजन पढ़ा, संसाधनों का संरक्षण पढ़ा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको अपने घर में करनी है। अपने गांव या शहर में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची बनाइए और जिन संसाधनों की वहां पर कमी या अधिकता है उनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आशा है आपको आज की क्लास रोचक लगी होगी। ऑल द बेस्ट।